हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं। एक बेसिक सा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि कोई दो नंबर का सम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसी को आज हम सीखने वाले हैं। आज ही हमारा फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम है, तो इसके लिए मेरे पास में जो कंपाइलर में यूज करने वाला हूँ, वैसे तो टर्बो सी और विजुअल सी, मेरे पास में विजुअल स्टूडियो कोड है, टर्बो सी प्लस प्लस है, और उसके अलावा बोरलैंड भी है। तो हम ये पूरी जो सी प्लस प्लस होगा ये बोरलैंड सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो इसलिए मैं जो कंपाइलर का यूज करूंगा वो बोरलैंड कंपाइलर का यूज करूंगा। तो मैंने इसको डबल क्लिक करा तो 64 बिट सॉफ्टवेयर मेरा है ये। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको एक फ्रेश कोड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं टॉप से। तो फिलहाल ये बेसिक कोड है जो हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में यूज होने वाला है। एक बात मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, जो अभी मैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम आपको कराने वाला हूं उसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाएगा। ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे? ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट है, क्लासेज है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। पहले मैं बेसिक फंडामेंटल आपको सी प्लस प्लस का बताऊंगा, इसके बाद एरे लेसन, फंक्शन लेसन। जब ये सारे टॉपिक हमारे फिनिश हो जाएंगे देन हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। क्योंकि रीजन क्या है, देखिए हमारा मकसद है जो अभी बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के विषय में बताना और प्रोग्रामिंग समझाना कि भाई कैसे प्रोग्रामिंग काम करती है। तो इसलिए अगर आज मैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आता हूँ तो थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ऊप्स हम रोक रहे हैं। तो एक बेसिक जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग होती है सी प्लस प्लस की, तो उसी के थ्रू हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे ऊपर देखिए हमने जो ये लिखा है हैश, ये होता है एक सेपरेटर है एक तरीके से, ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब इंक्लूड क्या होगा? एक डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? एक फोल्डर होता है। हमारी जितनी भी हेडर फाइल होती है सब इसी फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं। तो आइए मैं आपको दिखा दूं ये फोल्डर कहाँ पे होता है। मैंने ये मिनिमाइज करा। हम माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, हम यहाँ से सी ड्राइव ओपन करते हैं तो देखिए टर्बो C3 नाम से हमारा, या BC5 नाम से यहाँ पे, तो ये टर्बो सी का है। ये BC5 जिस बोललैंड को मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मैं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए बिन सॉफ्टवेयर है, मैंने ये बिन किया और यहाँ पे DOC है। तो जितनी भी फाइलें हमारी बनेंगी तो वो सब बिन के अंदर जाती हैं। जितनी भी मैं फाइल्स क्रिएट करूंगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसका जो पाथ होता है वो बिन फोल्डर के अंदर जाएगा। और हेडर फाइल जो होती है आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंक्लूड नाम से, देखिए इंक्लूड नाम से फोल्डर बना हुआ है। जितनी भी हेडर फाइल है हमारी सब इसी के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो अब आप देख रहे होंगे सामने ये सारी हेडर फाइल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। तो जो हेडर फाइल है वो हमारा इंक्लूड फोल्डर के अंदर अवेलेबल होता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने stdio हेडर फाइल या iostream हेडर फाइल का यूज करा है, iostream। तो अब आप देखिए ये iostream.h हेडर फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो .h देखिए हेडर फाइल होता है, एक्सटेंशन .h होता है iostream। ऐसे मैं कोनियो भी आपको दिखा दूं तो देखिए कोनियो नाम का जो हेडर फाइल होगा, सी से मैं अल्फाबेट प्रेस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए कोनियो नाम की हेडर फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो जितनी भी हेडर फाइल होती हैं सब इंक्लूड फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ तो इंक्लूड क्या है हमारा? इंक्लूड हमारा एक फोल्डर होता है और इसी के अंदर सारी हेडर फाइल अवेलेबल होती हैं। तो iostream क्या होगा? एक हेडर फाइल का नाम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। इसका यूज किया जाता है जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई भी इनपुट या आउटपुट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए इस हेडर फाइल का होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड हेडर फाइल है हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल का काम होता है CLR, SCR और getch फंक्शन स्पेशली हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इन दोनों फंक्शंस को यूज करने के लिए कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का यूज किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, देखिए ये जो हेडर फाइल है इनको प्रोग्राम के टॉप में लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए है क्योंकि देखिए जो हेडर फाइल होती है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप रन नहीं होती है। उसको रन करने के लिए किसी सोर्स फाइल के साथ में उसको अटैच करना जरूरी होता है। जैसे ये हमारी सोर्स फाइल ये वाली हो गई, तो इस हेडर फाइल को iostream को अगर मुझे रन करना है तो उसको इस फाइल के साथ में अटैच करना कंपलसरी होता है। ऐसे कोनियो हेडर फाइल को अगर मैं रन करना चाहता हूं तो उसको भी इस कोड के साथ में कनेक्ट करना जरूरी होता है। अब हेडर फाइल होती क्या है देखिए,
एक कुछ ऐसी फाइलें होती हैं, हेडर फाइलें, जिनके अंदर हमारे सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मेरे मैथ की एक बुक है, तो मैथ्स की बुक के अंदर क्या है, मैथ्स के फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं, यहाँ फंक्शन का मतलब फॉर्मूला समझ लीजिए। केमिस्ट्री बुक के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं। और फिजिक्स की बुक के अंदर क्या होगा, फिजिक्स के फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं। तो जब कभी भी मुझे मैथ्स की फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती तो मैं क्या करता हूँ, मैथ्स की बुक को ओपन करूंगा। मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले की जरूरत है तो क्या करूंगा, फिजिक्स की बुक को ओपन करूंगा। ऐसे ही जिस भी फॉर्मूले या फंक्शंस की जरूरत मुझे अपने प्रोग्राम में होती है, तो उससे रिलेटेड या वो फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होता है, उस हेडर फाइल को हमें अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यानी कि टॉप में लिखना कंपलसरी होता है। तो अभी फिलहाल मैं प्रोग्राम में यूज करूंगा सी आउट और सी इन। तो वो दो जो होंगे वो हमारे आई स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल होते हैं, और मैं CLR SCR और getch का यूज कर रहा हूं, तो ये दो जो अवेलेबल हैं वो कोनियो के हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऐसे बाद में मैं मैथ्स के फंक्शन यूज करूंगा तो उसके लिए math.h हेडर फाइल का यूज करूंगा। ऐसे स्ट्रिंग के फंक्शन अगर मैं यूज करूंगा तो string.h हेडर फाइल का यूज किया जाता है। तो फिलहाल ये हेडर फाइल की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, तो ये अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होता है। अब बात ये आती है कि जो हेडर फाइलें हैं इनमें पहले आईओस्ट्रीम लिखा जाए या पहले कोनियो लिखा जाए। देखिए दोनों हेडर फाइल पर कोई भी ऑर्डर नहीं होता, हम किसी भी हेडर फाइल को पहले लिख सकते हैं और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो कोनियो को पहले लिख लें और एसटीडीओ को हम या आईस्ट्रीम को हम इसको बाद में लिख सकते हैं। तो इसलिए इनका कोई ऑर्डर नहीं है, बस इतनी चीज होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में अवेलेबल हो। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड क्या होता है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग अपनी हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट कराते हैं। फिर सेकेंड हो गया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट कराते हैं। तो ये जो दोनों हेडर फाइल हैं ये प्री प्रोसेसिंग की क्रिया को संपन्न करते हैं। यानी कि एक तरीके से हेडर फाइल मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि अपने आप ये प्रोसेस नहीं होते हैं, अपने आप रन नहीं होते हैं। इनको रन करने के लिए किसी ना किसी सोर्स फाइल के साथ में अटैच करना कंपलसरी होता है। फिर हमारा जो सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। कोई भी सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। और इससे पहले हमने क्या लगाया, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप। यानी कि ये जो मेन फंक्शन होगा ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यानी कि वॉइड मींस डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यानी कि अगर हमने किसी फंक्शन से पहले वॉइड लगा दिया तो वो फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो जो लोग अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग शायद ये रिटर्न चीज को ना समझ पा रहे हो। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेंगे, फंक्शन लेसन में आएंगे, तो तब आप समझ पाएंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है। तो फिलहाल आज अगर आप चाहें तो इस वॉइड का यूज नहीं भी कर सकते हैं, सिंपल वे पे मेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वॉइड ना भी लगाऊं तो हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो फिलहाल इस टाइम इसका डेटा टाइप फंक्शन से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है, इंट। जब फंक्शन से पहले हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको इंट माना जाता है। अब जो मेन फंक्शन का स्कोप है, स्कोप मतलब कहां से शुरू हो रहा है मेन फंक्शन, यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। तो ये मेन फंक्शन का स्कोप हो गया। स्कोप का मतलब होता है दायरा। तो फिलहाल यहां से हम फंक्शन के दायरे को डिसाइड कर रहे हैं कि भाई यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हमारा कोई भी प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम बनेंगे तो वो सारा मेन के अंदर ही हम कोडिंग लिखने वाले हैं। यानी कि सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में प्रोग्राम की स्टार्टिंग मेन फंक्शन से ही होती है, प्रोग्राम getch पे जाके खत्म होता है। हम पूरे प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। वैसे जैसे देखिए अभी मैंने प्रोग्राम में 3 फंक्शन यूज करे, एक है मेन, एक सेकंड हो गया हमारा CLR SCR, थर्ड हो गया getch। अब बात ये आती है क्या कि सभी प्रोग्राम में केवल यही 3 फंक्शन यूज होंगे, ऐसा नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 4, 40, 400, 500 कितने भी फंक्शन यूज हो सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले प्रोग्राम का कंट्रोल मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद अदर फंक्शन मेन के अंदर से कॉल किए जाते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं। और फंक्शन की पहचान ये होती है कि फंक्शन के बाद ये पैरेंथेसिस अगर ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन। तो यहाँ ऐसा 3 जगह पे है, यहाँ पे भी है तो ये भी फंक्शन है, इस जगह पे भी है तो ये भी क्या है,
फंक्शन है, तो फिलहाल प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी हमारी मेन फंक्शन से और प्रोग्राम खत्म होगा गेट ch पे। तो आज हम बेसिक प्रोग्राम 2 नंबर का सम फाइंड आउट करने हैं, तो उसकी कोडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसके लिए क्वेश्चन सबसे टॉप में लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन में सिंगल लाइन कमेंट, अभी मैं इसको भी समझ लूँ कि सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट ये कमेंट होते क्या हैं। देखिए कुछ भी चीज अगर मैंने जैसे ये लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, 2 नंबर का सम प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। तो ये जो लिखा मैंने कमेंट लाइन पे लिखा है। तो कमेंट लाइन का मतलब क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर कमेंट लाइन पे लिखे गए किसी भी मैसेज को इग्नोर कर देता है, यानी कि कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, वो सीधे इस लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कमेंट लाइन होती है तो इसको कंपाइलर रीड नहीं करता। तो ये हम लोग लिखते क्यों है, ये लिखते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, किस लाइन में क्या चीज हो रही है, तो उस लाइन पे को हम लोग इस तरीके से कमेंट लाइन लिख के यहाँ पे वेरीफाई या कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। जैसे मैं यहाँ पे CLR है तो इसको सिंपल वे पे लिख सकता हूँ क्लियर्स टर्मिनल स्क्रीन। तो मैंने यहां लिखा क्लियर्स टर्मिनल स्क्रीन। तो जब भी हम प्रोग्राम फ्यूचर में देखेंगे तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो CLR फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करता है। तो इस तरीके से कमेंट लाइन का मैं बेटर यूज कर सकता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब कमेंट लाइन 2 तरीके की होती है। देखिए एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये कमेंट लिखा है फर्स्ट लाइन वाला, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी कि मेरे को क्या करना है, इसी को अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। अब अगर मैं इसी को फिर लिख रहा हूँ मेथड 1, जैसे मैं इसी प्रोग्राम को कई मेथड से आपको बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेथड 1, यानी कि फर्स्ट मेथड हम प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने कमेंट लाइन। अब देखिए मेरे को कोई चीज प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या करता हूँ, सी आउट का यूज करूंगा, आउटपुट ऑपरेटर यूज किया जाएगा, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाता है। तो फिलहाल मैंने लिखा इंडिया, डबल कोट्स के अंदर लिखा। मैं इसको रन करने वाला हूं, तो रन करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल F9 का बटन का यूज किया जाता है। तो देखिए आउटपुट में आ गया इंडिया। अब मैं एंटर बटन पुश करूंगा और फिर से मैं सोर्स कोड में एंट्री कर जाता हूं। तो आपने देखा अगर प्रोग्राम में ये एरर होती तो हमारा आउटपुट ये डिस्प्ले ना हो रहा होता, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों लाइनों को हमारे कंपाइलर ने रीड करने से इग्नोर कर दिया, यानी कि रीड नहीं करा है, कंपाइलर पहली बार इस जगह से रीड करना स्टार्ट करता है। तो यानी कि कमेंट लाइन में लिखी गई किसी भी चीज को कंपाइलर के थ्रू रीड नहीं किया जाता है। तो मैंने बताया अब कमेंट क्या होती है, 2 तरीके की होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होती क्या होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स होती हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, जब हर लाइन से पहले 2 बैकस्लैश हम लोग इस तरीके से यूज कर लेंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। अब सपोज अगर एक लाइन है या 2 लाइन है तो चलो मैंने ऐसे लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाया। तो सिंगल लाइन कमेंट करके मैं ऐसे लिखूंगा। इमेजिनेशन करिए अगर ऐसे मुझे प्रोग्राम के बारे में करीब 50 लाइंस में लिखना होता, तो क्या मैं हर लाइन के पहले आके ऐसे बैकस्लैश लगाऊंगा, तो ऐसे तो मुझे 50 बार लगाना पड़ेगा। तो इसी चीज को मैं मल्टी लाइन कमेंट्स में कैसे कर सकता हूं, देखिए मैं इससे पहले ये लगाऊंगा और एक बैकस्लैश सिंबल लगाया और एस्ट्रिक, और फिर मैंने एस्ट्रिक और यहाँ पे बैकस्लैश सिंबल क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में जितनी भी लाइन आप लिखो, चाहे 2 लाइन लिखो, 200 लिखो, 2000 लिखो, वो सारा कमेंट हो जाता है। तो इसी को हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड में प्रोग्राम में बताने वाला हूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स मेथड फर्स्ट। तो ये दोनों लाइन को मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर लिख लिया है। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट जो आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये 2 लाइन हो गई मल्टी लाइन कमेंट्स, यानी कि फर्स्ट यहां से लेकर इस जगह से ये पूरा क्या हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो, सॉरी मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया, और ये वाला जो हो गया ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स का मेरे को सम फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स यूज करने वाला हूँ 2 नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो इंटीजर नंबर हमें लेना है, तो मैंने एक नंबर ले लिया n,
ये डिक्लेयर कर दिया। एक और वेरिएबल ले लिया मैंने m, इसको भी डिक्लेयर कर दिया, यानी कि n के अंदर मैं पहला नंबर स्टोर करूंगा, m के अंदर मैं सेकंड नंबर स्टोर करूंगा, और एक और वेरिएबल ले लेता हूं मैं p, उसके अंदर मैं इन दोनों का सम प्रिंट करूंगा, यानी कि n के अंदर फर्स्ट नंबर, m के अंदर सेकंड नंबर और p के अंदर दोनों का सम प्रिंट किया जाएगा या सम स्टोर किया जाएगा। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, सिंपल वे पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आईएनटी एन क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। जैसे जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मेमोरी में एक मेमोरी सेल क्रिएट हो जाता है। तो पहला मेमोरी सेल किस नाम से बना, एन नाम से। सेकंड मेमोरी सेल किस नाम से बन जाएगा, एम नेम से, क्योंकि तीनों जो है मैंने एन एम, तो ये सेकंड मेमोरी सेल हो गया। ऐसे एक और मेमोरी सेल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और थर्ड मेमोरी सेल हमारा कौन सा हो गया, थर्ड मेमोरी सेल हमारा हो गया पी। तो तीन मेमोरी सेल मैंने बना दिए, और तीनों का साइज क्या होने वाला है, तीनों का साइज होगा 2 बाइट, क्योंकि हमारा जो आईएनटी डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट्स मेमोरी में कवर करता है। तो तीनों का साइज जो होगा वो 2 बाइट होगा। तो एक सेल, फर्स्ट सेल का नाम हो गया एन, सेकंड सेल का नाम हो गया एम, थर्ड सेल का नाम हो गया पी। अब मेरे को इनको वैल्यू देनी है। तो वैल्यू देने के लिए हमें क्या काम करना होगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मैं n को वैल्यू दे रहा हूँ। n की वैल्यू हो गई सपोज 5, और m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। और p के अंदर क्या करना है मेरे को, n और m का सम कर लेना है, यानी कि n और m जुड़ेंगे, उसका सम किसको मिलेगा, p को। तो इसको हम समझ लेते हैं, देखिए कैसे ये काम करेगा। तो सिंपली पहली बार मैंने क्या लिखा, n इक्वल 5 लिखा। तो अब ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो सिंपल इक्वल होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर मींस सिंबल, असाइनमेंट मींस वो ऑपरेटर जो एक किसी वैल्यू को किसी दूसरे ऑपरेंड के अंदर स्टोर करता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल या ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये इक्वल जो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी कि 5 को स्टोर कर देगा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो एन 5 किसके अंदर स्टोर हो गया, एन के अंदर, तो ये 5 इधर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड लाइन पे क्या हो रहा है भाई, एम इक्वल मैंने क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 होगा वो m के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो 2 आ गया इधर। अब मैं p को क्या दे रहा हूं, p को क्या कहता हूं, p को कहता हूं भाई n और m का जो भी सम होगा, यानी कि n और m के अंदर मेमोरी सेल के अंदर जो वैल्यूज हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो n के अंदर क्या है 5, m के अंदर क्या है 2, दोनों ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद वो किसके अंदर आ जाएगा, p के अंदर। तो यानी कि इन दोनों का सम स्टोर होगा p में, तो p में क्या हो गया 7 स्टोर हो गया। तो अब p के अंदर आ गया 7। अब मुझे इनका आंसर प्रिंट करने हैं। तो आंसर प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, दोनों का सम किसको मिल रहा है, p को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, p की वैल्यू मैं प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं p की वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो अब आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, कंट्रोल F9 से मैंने रन किया, कंट्रोल F9, तो देखिए p के अंदर हो गया 7। तो यानी कि n को मैंने क्या दिया, n को दिया मैंने 5, m को दिया मैंने 2, तो p के अंदर क्या गया, दोनों का सम। अब 7 तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन 7 क्या है भाई, दो नंबर का सम है, ऐड है, मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ एक मीनिंगफुल मैसेज लिख दूं, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल। मैंने एक मीनिंगफुल मैसेज यहां लिखा, और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख लेता हूं सी आउट पी की वैल्यू। तो यानी कि मैंने पी की वैल्यू पिछली बार भी लिखा था, इस बार मैं उससे पहले ये मैसेज प्रिंट कर देता हूं। तो आउटपुट में क्या होता है भाई, मैंने बताया डबल कोट के अंदर जैसा भी हम लिखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट होने वाला है। तो ये सीधे सीधे प्रिंट हो जाएगा, इसके आगे पी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 7। अभी हमारा मीनिंगफुल मैसेज हो गया है, मुझे क्लियर हो रहा है कि दो नंबर का सम क्या है, 7 है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसी को हमने डिफरेंट दो लाइंस में लिखा है, तो हम अगर चाहें तो इसी मैसेज को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम लाइन पे यूज करके। फिर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आउटपुट दे रहा है, तो यानी कि इसका मतलब वो प्रोग्राम क्या है, एकदम सही है, तभी वो आउटपुट हमें डिस्प्ले करता है। तो फिलहाल ये हमारा फर्स्ट मेथड था,
हमारे प्रोग्राम का। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ऐसे सपोज मैंने सेकंड मेथड अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या काम किया, फर्स्ट मेथड में तो तीनों वेरिएबल अलग अलग लाइन पे डिक्लेयर कर लिए। तो इस तरीके से इमेजिनेशन करिए, अगर मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने होते तो क्या मैं ऐसे 10 लाइनों में लिखता, तो हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर n, m, p यानी कि जो 3 लाइनों में मैंने किया उसी को मैं एक लाइन पे इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकता हूं। तो एक ही साथ 3 मेमोरी सेल बन जाएंगे। तो यहाँ n, m, p 3 वेरिएबल हो गए, 3 मेमोरी सेल हो गए, और तीनों को कॉमा ने क्या करा है, सेपरेट करा है, और int तीनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। यानी कि तीनों वेरिएबल हमारे एक ही लाइन पे यहाँ पे डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर मैंने n के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 5, और m के अंदर क्या स्टोर किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे m के अंदर क्या स्टोर करा, 2, और p के अंदर क्या हो गया, दोनों का सम। तो p के अंदर फिर भी सम गया। तो हमारा, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए ये भी रन हो गया। तो इसका मतलब जो सेकंड मेथड है हमारा, ये भी क्या है, ये सही है। यानी कि मैं इस तरीके से भी एक कॉमन लाइन पे तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं एक नेक्स्ट मेथड लेके आता हूं, मेथड नंबर 3। अब अगर मान लीजिए मैं अगर चाहूं तो जहां पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया मैं उसी जगह पे इस तरीके से वैल्यू दे सकता हूं। जैसे सपोज मैंने n इक्वल 5 किया, यानी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों सेम समय पे है। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और तुरंत उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। सेकेंड वेरिएबल मैं लेके आता हूं m, और उसके अंदर क्या स्टोर करा मैंने, 2, हमने ये लिख दिया 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या है हमारा, p है, और p के अंदर क्या स्टोर कर दिया मैंने, n और m का सम। तो देखिए ये प्रोग्राम भी क्या हो रहा है हमारा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ किस बात का है, देखिए जब भी कोई एरर होगी तो एरर आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। देखिए मेक फील्ड, और क्या फील्ड है, अनडिफाइंड सिंबल। तो एरर जानना भी बहुत जरूरी है। अनडिफाइंड सिंबल p, यानी कि P अनडिफाइंड है, कहने का मतलब क्या होगा, P को डिफाइंड नहीं किया गया है। तो मैं इसको एंटर बटन पुश करता हूं, देखिए P से पहले हमने डेटा टाइप नहीं लिखा था, जिस कारण क्या आ गया, एरर। यानी कि जब भी हमारे प्रोग्राम में कुछ भी मिस्टेक होगी तो प्रोग्राम एरर जनरेट कर देगा। अगर प्रोग्राम रन हो रहा है दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट है, तभी वो रन होता है। तो अब आप देखिए अब प्रोग्राम सही हो गया, क्योंकि मैंने int क्या था, जब भी मैं यूज कर रहा था तो मेरे से बाय मिस्टेक ये int नहीं लिख पाया था, जिस कारण एरर आ गई। तो हम इस तरीके से भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में एक और यूज कर रहा हूं, मेथड नंबर 4। अब देखिए अगर हम चाहें तो कॉमन लाइन पे ही हम सारी चीजें कर लूंगा। तो मैंने ऐसे लिखा m, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दे दिया, और ये लिख दिया p। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप समझिएगा, int जो हो गया कॉमन हो गया, यानी कि तीनों के लिए int कॉमन हो गया। n भी इंटीजर टाइप का हो जाएगा, m भी इंटीजर टाइप का हो जाएगा, और p भी क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर टाइप का। तो एक ही लाइन पे मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूं। तो थोड़ा सा मैं ये जो लाइन है इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिलहाल m की वैल्यू क्या है, 5, m की वैल्यू क्या है, 2, और p के अंदर क्या आ रहा है, n और m का सम। तो मैं प्रोग्राम रन करूंगा, तो जैसे ही रन करता हूं देखिए प्रोग्राम रन हो गया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्या है, सही है। तो जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है ऐसा तो नहीं जो फर्स्ट वाले प्रोग्राम में उसी का आउटपुट दिखाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने 5 और 2 का सम किया था। चलिए हम 5 और 6 कर लेते हैं। अगर 11 आ गया तो इसका मतलब यही इसी प्रोग्राम का आउटपुट है ना। तो मैं कंट्रोल F9 करता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस किया, कंट्रोल F9 में करूंगा तो ये 11 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसी प्रोग्राम का आउटपुट है, तो उससे मतलब नहीं है। तो हमारा ये प्रोग्राम भी क्या है, एकदम एक्यूरेट है। तो जब भी मैं वैल्यू बदलूंगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 4 अलग अलग मेथड। लेकिन हर बार क्या हो रहा है, जब भी मैं प्रोग्राम को नया प्रोग्राम रन कर रहा हूं हर बार मेरे को वैल्यू बदलनी है। जैसे मान लीजिए मुझे 100 और 150 का सम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, 100 लिख दिया मैंने फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या लिख दिया, 150 लिख दिया। तो 150 और 100 का सम हो जाएगा, 250 हो गया। तो फिर ऐसे ही मेरे को अगर मान लीजिए 100 और 300 का सम करना है, तो मैं यहाँ क्या कर लूंगा, इस तरीके से वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो 100 और 300 का सम हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। लेकिन एक इमेजिनेशन करिए कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर बनाते हो, हर बार जब भी वैल्यू बदलनी हो तो आपको प्रोग्राम में चेंज करना हो।
यानी कि आप किसी रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस के काउंटर पे जाते हो, पहले वाला जो बंदा है उसको जाना है, सपोज लखनऊ से कानपुर जाना है, तो उसने लखनऊ टू कानपुर का टिकट ले लिया। नेक्स्ट बंदा क्या आ रहा है, लखनऊ से उसको सपोज बरेली जाना है, तो अभी ऐसा थोड़ी होता है कि जो काउंटर विंडो वाला है वो बंदा कहता है भाई प्रोग्राम में चेंज करता हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आपका प्रोग्राम में एंटर करूंगा, ऐसा तो होता नहीं ना। प्रोग्राम एक बार बनता है, वो किसी भी 2 नंबर के सम के लिए हमारा अप्लीकेबल होना चाहिए, तो तभी हमारे प्रोग्राम की क्वालिटी है। अगर हर बार एक नया नंबर जोड़ने के लिए मुझे प्रोग्राम में अगर चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में अभी भी वो क्वालिटी नहीं आई जो हम चाहते हैं। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए हमको यूजर के थ्रू वैल्यूज एंट्री करानी है, तो उसके लिए मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक एन हो गया, एक एम हो गया, ठीक है, और थर्ड वेरिएबल हमारा पी हो गया, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूँ, तो आउटपुट पे मैं क्या लिखूंगा, सी आउट में कुछ भी मुझे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो मुझे सी आउट के अंदर उसको लिखना होगा। तो मैं यहाँ मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर। मैंने एक मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे लिखा, प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर। तो ये मीनिंगफुल मैसेज हमारी टर्मिनल स्क्रीन यानी कि आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले होता है। अब मैं क्या काम करूंगा, जो भी वैल्यू यूजर इंटर करे वो हमारे एन वेरिएबल के अंदर इनपुट हो जाए। ऐसे ही मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, सेकंड नंबर में इनपुट कराना है मेरे को, तो मैंने कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ मैसेज को। सेकंड नंबर मेरा किसको मिल जाए, एम को मिल जाए। फिर मैं इनका सम किसको दे रहा हूँ, पी को, एन प्लस एम। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये मीनिंगफुल मैसेज होगा। तो मैं इसको पहले रन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हो रहा है। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिया 10, देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हमने 10 लिया, ये मिल गया एन को। प्लीज एंटर सेकंड इंटीजर नंबर, तो ये मैंने लिया सपोज 25, ये मिल गया हमारा एम को। अब इन दोनों का सम किसको मिलने वाला है, इन दोनों का सम मिलने वाला पी को, तो पी के अंदर क्या जाएगा 35, फिर सम ऑफ नंबर इक्वल 35। अब आप देखिए, कोई भी नंबर में हर बार प्रोग्राम नए सिरे से चेंज करता हूँ, और जब भी मैं एक नया नंबर लेता हूं तो देखिए मुझे प्रोग्राम में कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब अब ये प्रोग्राम हमारा कुछ अच्छा बना है प्रीवियस प्रोग्राम से। तो अभी मैंने यहाँ पे 23 लिया, यहाँ 45 लिया, देखिए उसी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, चेंज। यानी कि जब भी मैं अब 2 नए नंबर ले रहा हूं तो मुझे प्रोग्राम में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सी आउट में लिखी गई हर वो चीज जैसा भी हम लिखेंगे वैसा ही प्रिंट होने वाला है, इसलिए सी आउट के अंदर इस डबल कोट्स के अंदर मैं एक मीनिंगफुल मैसेज लिखूंगा। जैसे मुझे अगर एंटर नंबर फर्स्ट कराना है तो मैं उसी के हिसाब से नंबर लिखूंगा ना। अब मैं नंबर एंट्री कराना है और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज एंटर यूर नेम, भाई वो यूर नेम में अपना ही नाम तो टाइप करेगा, उसको क्या मालूम कि नंबर इनपुट करना है, ये प्रोग्राम नंबर के लिए। तो इसलिए एक मीनिंगफुल मैसेज हमें यहाँ पे लिखना होगा जिससे हमारे यूजर को ये पता चल जाए कि उसे करना क्या है। तो फर्स्ट मैसेज मैंने मीनिंगफुल लिखा, प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर। अब देखिए जो सी आउट होता है वो क्या काम करता है, इसके अंदर लिखी गई किसी भी मैसेज को टर्मिनल स्क्रीन यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर पे प्रिंट करने का काम करता है। और सी इन क्या होता है, इनपुट के लिए यूज होता है। ये क्या काम करेगा, जो भी वैल्यू हमारा यूजर इनपुट करेगा उसको एन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो इसलिए जिसके अंदर स्टोर करता है उसका पहले से डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं n के अंदर स्टोर कर रहा हूं तो n वेरिएबल हमारा पहले से डिक्लेयर होना चाहिए जो ऑलरेडी डिक्लेयर है। ऐसे ये मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज एंटर सेकंड इंटीजर नंबर, तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर इनपुट करेगा यूजर, तो वो नंबर किसको मिलेगा, m को मिल जाता है। तो इस तरीके से सपोज अगर हमसे मैसेज आया पहली बार प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, ये आया, तो मान लीजिए मैंने इनपुट करा यहाँ पे 15, अब 15 मेरा किसको मिल जाएगा, n के अंदर चला जाएगा, यानी कि n के अंदर हो गया 15। फिर मैसेज आएगा प्लीज एंटर सेकंड इंटीजर नंबर, कृपया सेकंड नंबर इंटीजर आप इनपुट करें, तो मैंने करा सपोज 10, तो 10 किसको मिलेगा, मेरा m को मिलेगा, क्योंकि सी इन में जिस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू इनपुट करनी होती है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 10 आ जाएगा मेरा यहाँ। फिर p को क्या मिलेगा, तो p को मिलेगा n और m का सम, यानी कि n में m जुड़ेगा, तो n की वैल्यू क्या है हमारा 15 है और m की वैल्यू क्या है 10 है। दोनों जुड़ने के बाद किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, p के अंदर।
तो P के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, P के अंदर हो जाएगा 25, ये स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अब मैं सम ऑफ टू नंबर्स, ये मैसेज मेरा प्रिंट होगा, उसके आगे क्या होगा, P की वैल्यू, तो P की वैल्यू कितनी है 25, तो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 25 हमारा प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये प्रोग्राम आराम से जो यूजर के थ्रू जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसका आउटपुट हम लोगों को दिखा देता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये किया 15 और सेकंड किया 10, अब फर्स्ट नंबर 15 किसको मिलेगा, n को, सेकंड नंबर 10 किसको मिलेगा, m को। अब p के अंदर क्या जाएगा, दोनों का सम क्या गया 25, अब प्रिंट होगा तो क्या होगा, p की वैल्यू सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 25, प्रोग्राम हमारा खत्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दो नंबर अगर मुझे इनपुट करना है, दो मैंने डिफरेंट लाइंस पे यहाँ मैसेज लिख दिया। इमेजिनेशन करो मेरे को अगर 5 नंबर्स इनपुट करने होते तो मैं क्या लिखता, प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, वो मिलता सपोज n को। फिर मैं मैसेज लिखता प्लीज एंटर सेकंड नंबर, वो मिलता m को। ऐसे थर्ड नंबर होता तो फिर मैं मैसेज लिखता प्लीज एंटर थर्ड नंबर, वो मिलता सपोज a को। फिर मैं अगली लाइन पे लिखता प्लीज एंटर फोर्थ नंबर। तो कहने का मतलब अगर मुझे 10 नंबर लिखने तो 10 बार ये मैसेज लिखूं मैं, अगर मुझे 100 नंबर लिखने तो 100 बार मैसेज लिखूं, मुझे 500 नंबर लिखने तो 500 बार यही सेम मैसेज में लिखता जाऊं, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक सेम लाइन पे मैं दोनों नंबर इनपुट कैसे कर पाऊंगा, तो इसके लिए मेथड नंबर 5 हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो एंटर, थोड़ा सा स्पेलिंग हमारा पहले से गड़बड़ था ये, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे एंटर वर्ड सही कर लेता हूँ स्पेलिंग को, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट था, एक जगह पे गलत हुआ तो सब जगह हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिलहाल हम इस जगह पे आ जाते हैं, प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर। अब मैं यहाँ पे जाता, प्लीज एंटर टू इंटीजर नंबर्स, यानी कि सेम लाइन पे दोनों इंटीजर नंबर्स आप इनपुट कर दीजिए। तो उसके लिए मैं क्या काम करने वाला हूँ, फर्स्ट नंबर मिलेगा n को, सेकंड नंबर मिलेगा m को। तो यानी कि एक ही लाइन पे अगर मुझे दो नंबर्स के अंदर वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू इनपुट करनी, तो मैं इस तरीके से वैल्यू इनपुट कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से भी कर पाऊंगा इसको, सी इन, मैंने m कर दिया। अब आप देखिए कंट्रोल F9 हम चला रहे प्रोग्राम को, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 12 आ गया, ठीक है, टू इंटीजर नंबर सॉरी, सेकंड आ गया मैंने 45। तो हमारा जो 12 होगा, दोनों नंबर के बीच में मुझे एक गैप देना होगा, अगर मैं गैप नहीं दूंगा 1245 मान लेगा। इसलिए दोनों नंबर को सेपरेट करने के लिए दोनों के बीच में एक गैप का होना जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर होगा 12, ये किसको मिलेगा, n को। सेकंड नंबर होगा 45, ये किसको मिलेगा, m को। अब p के अंदर क्या आएगा, दोनों का सम, तो देखिए 57 आ गया। तो हम इस तरीके से वैल्यू दो डिफरेंट लाइंस पे लिख सकते हैं, यानी कि ये मैसेज तो मैंने इसी तरीके से लिख लिया, ठीक है, और ये मैसेज मैंने इनपुट करने वाला दो डिफरेंट लाइन पे लिख लिया। अब अगर मैं चाहूं तो सेम लाइन पे भी इनको लिख पाऊंगा इस तरीके से, तो ये n पहला नंबर आ जाएगा n को, सेकंड नंबर आ जाएगा m को। तो अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए प्लीज एंटर टू इंटीजर नंबर्स, मैंने लिया फर्स्ट 5, सेकंड ले लिया 4, दोनों का सम क्या आ जाएगा 9, क्योंकि फर्स्ट नंबर 5 किसको मिलेगा, n को, सेकंड नंबर 4 किसको मिलेगा, m को, तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हम लोग सेम लाइन पे भी लिख पाते हैं, इसी को बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब होता है जब सेम लाइन पे एक से ज्यादा हम लोग इनपुट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसको कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स बोलते हैं। यानी कि सेम लाइन पे हमने n को भी वैल्यू दे दी और इसी लाइन पे m को भी वैल्यू दे रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से 3, 4, 5 वेरिएबल को भी वैल्यू दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा दो नंबर का सम, हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो उस तरीके से उन दोनों नंबर का सम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 45 हो गया, 67 हो गया, तो इस तरीके से सम हो रहा है। तो उम्मीद है ये अलग अलग मैंने आपको प्रोग्राम बताए, तो ये सारे प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो होंगी वो डेवलप होती चली जाएंगी और हम लोगों को प्रोग्राम समझ में आते जाएंगे। थैंक यू।